अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ का ऐलान किया था भारत के खिलाफ और कल से वह टैरिफ मध्य रात्रि से लागू हो गया। इस बीच जर्मनी के एक अखबार फ्रैंकफर्टर अल्गमाइने गेज़ोस्ट ने यह दावा किया है कि ट्रंप ने मोदी को 4 बार फोन लगाया और मोदी ने उसे डिक्लाइन कर दिया। इस विषय पर बाद में बात करूंगा पत्रकारिता के अंदाज से, लेकिन उससे पहले विदेश नीति के क्या आयाम हो सकते हैं, भारत का क्या इसमें घाटा होने वाला है, ट्रंप आखिर इस तरह के सनक भरे फैसले जो कर रहे हैं उससे उनका क्या है, क्योंकि भारत ने फिर से आंख दिखाते हुए, जवाब देते हुए, आंख अगर नहीं भी दिखाई है, प्रधानमंत्री पहले भी कह चुके हैं कि ना आंख दिखाएगा ना आंख झुकाएगा, आंख में आंख डाल के बात करेगा भारत। उसी अंदाज में भारत ने कह दिया कि भैया हम ब्रिक्स में रुपया से लेन देन करेंगे, डॉलर गया भाड़ में। और ट्रंप ने कहा था कि अगर ब्रिक्स ने डॉलर को नहीं अपनाया, डॉलर को छोड़ा, तो हम 200% टैरिफ लगाएंगे। तो अभी तो 50% है, 200% की भी बारी आने वाली है। इन तमाम मसलों पर देवियों और सज्जनों, व्यालो पानी में आप सभी का स्वागत है। इन तमाम मसलों पर मैं बात करूंगा डॉक्टर अमित सिंह से। आप लोगों का अच्छा परिचय हो चुका है। अमित जी जेएनयू में पढ़ाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विषय के जानकार हैं और जब अकादमिक क्षेत्र में 60 वर्ष के पहले किसी को गंभीरता से न लिया जाए, साहित्य में, हिंदी साहित्य में खासतौर से 70 ये पैमाना है कि 70 के पहले सब युवा ही रहते हैं। तो युवा अमित जी ने जितनी ख्याति बटोरी है वह सराहनीय है और एक मित्र होने के नाते कभी-कभी मुझे ईर्ष्या भी होती है। अमित जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद वेलुक जी, आपके दर्शकों को नमस्कार। पहला सवाल, सीधा सवाल, ट्रंप बौरा गए हैं, क्या प्रॉब्लम क्या है उस व्यक्ति के साथ और भारत अब कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? आर्थिक मसलों को छोड़ देते हैं, वो हम आपसे डिस्कस नहीं करेंगे, वो हम किसी अर्थशास्त्री से डिस्कस करेंगे। राजनीति और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के हिसाब से बताएं, ये सब क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? देखिए, जो आपने बात बोली, ये बात बिल्कुल जग जाहिर है कि ट्रंप एक अनरिलायबल पर्सन है और उनकी बातों पर रिलाई कर पाना बहुत ही मुश्किल है। बल्कि मुझे तो लगता है कि कई बार उनको भी लगता होगा कि मैं भी अपने आप को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूँ। तो वो इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि उनको ही नहीं पता लग पा रहा है वो क्या करना चाहते हैं। रही बात भारत की, तो ये बहुत अच्छी बात है कि पिछले कई सालों से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता आता था, यानी सामरिक स्वायत्तता, कि किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय हितों को लेकर जो हमारे निर्णय हैं वो हमारे खुद के होने चाहिए और वो हर तरह के प्रेशर से मुक्त होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर इस संदर्भ में वर्तमान भारत की विदेश नीति को देखते हैं, वो बिल्कुल साफ नजर आती है कि अमेरिका ने लाख कोशिश कर ली भारत को झुकाने की, डिगाने की और प्रेशर डालने की कि आप हमारी बात मानिए और हमारे हिसाब से चलिए, तभी आपका भला होगा और फिर हम आपको एक अच्छी ट्रेड डील देंगे। जो कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी कई बार इस तरह की बातें ट्रंप करते हुए नजर आए थे और उन्होंने दावा भी किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के समय दोनों देशों के बीच में सुलह कराने में उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई थी। लेकिन भारत ने हर मंचों पर इस बात को डिनाई किया कि अमेरिका का कोई रोल नहीं है। हमने अपने राष्ट्रीय हितों को और सामरिक सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ऑपरेशन सिंदूर को सिर्फ स्थगित किया है, खत्म नहीं हुआ है और जब भी जरूरत पड़ेगी हम समय समय पर पाकिस्तान के खिलाफ या भारत को अस्थिर करने वाली ताकतों के खिलाफ अपने कदम उठाते रहेंगे। जो कि टेररिज्म की नई डॉक्ट्रिन को लेकर भी नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में बोला है। यहाँ तक कि परमाणु धमकियों को लेकर भी भारत ने पाकिस्तान को चेताया है और एक नए तरह के डिटरेंस की बात हम लोगों ने की है। तो रही बात ट्रंप के टैरिफ की, तो यह स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है और भारत उसी के माध्यम से चल रहा है और इसी वजह से मीडिया में खबरें बिल्कुल साफ है कि कल जब
ये टैरिफ इम्पोज कर दिए गए उससे पहले ट्रंप ने कई बार मोदी जी को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उनको निराशा ही हाथ हुई। ऐसा कहा जा रहा है कि 4 बार कॉल किया और हम लोगों ने जवाब नहीं दिया। तो जवाब नहीं देना भी एक बहुत बड़ा जवाब है जो अमेरिका को दिया जा चुका है कि अब हम आपके इस तरह के छलावों और धमकियों में नहीं आने वाले। आपको जो करना है वो आप कर सकते हैं, लेकिन भारत अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए या अपनी राष्ट्रीय अस्मिता को बचाने के लिए जो हमें करना है, वो हम करेंगे और करके ही रहेंगे। और इसी वजह से कई बार मोदी जी ने मंचों पर बोला है कि अब स्वदेशी अपनाने की बात है, आत्मनिर्भर भरने बनने की बात है, हमारी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाना होगा, 2047 तक ये लक्ष्य हमें प्राप्त कर लेना होगा और किसी भी कीमत पर हम अपने किसानों का, मजदूरों का, यहाँ गाय पालकों का नुकसान होने नहीं देंगे। तो भारत पूरी तरह से कमर कस के खड़ा हुआ है कि अमेरिका की ये जो धमकियां हैं उसके आगे हम घुटने टेकने वाले नहीं हैं। हम अपने हिसाब से अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएंगे और शायद यही वजह है कि इसी शुक्रवार को नरेंद्र मोदी जी जापान जा रहे हैं। वहां पे क्वाड पर बात होगी। क्वाड जो कि एक अमेरिका का ही इनिशिएटिव है और उसका अगला समिट नवंबर में भारत में ही होगा। तो हम एक तरफ तो चाइना से भी अब अपने संबंध सुधार रहे हैं और जल्दी ही मोदी जी और चाइना के जो प्रीमियर हैं उनके बीच में बैठक होगी। कई सारे मुद्दों पर बातचीत हो रही है और आगे भी जाएगी। और दूसरी तरफ क्वाड में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, जहां तक कि चाइना ये मानता है कि क्वाड उन बनाया है इसलिए गया है ताकि उनको काउंटर बैलेंस किया जा सके। लेकिन वर्तमान में अमेरिका की बात अगर की जाए या चाइना की बात की जाए तो मुझे लगता है भारत दोनों को बैलेंस करता हुआ नजर आ रहा है और दोनों को अपने हिसाब से हाँकता हुआ भी नजर आ रहा है कि हमारे जो राष्ट्रीय हित हम साधेंगे। आप रशिया से ऑयल लेने की बात कर रहे हैं, हम उनसे ऑयल लेंगे, बाकी और सारे समझौते भी करेंगे, लेकिन हम आपकी नाजायज मांगों के सामने झुकने वाले नहीं हैं। आप हमें नहीं बता सकते कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हमें किस करवट बैठना है। इसलिए एस जयशंकर भी कई बार बोलते हैं कि जिस प्रकार से अमेरिका पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने में लगा हुआ है, तो दोनों का इतिहास पुराना है। दोनों एक दूसरे की पीठ खुजलाते हुए नजर आते हैं और आखिर में दोनों के पूरे शरीर में जब खुजली हो जाती है तो एक दूसरे को गरियाते भी हैं। तो मुझे लगता है भारत जो है अपने सिक्के या हमारी जो चालें हैं बिल्कुल सही चल रही है। इसलिए जब मोदी जी का जापान दौरे की बात करें तो अमेरिका पीछे इससे भागता हुआ आता है। उनका स्टेटमेंट आया कि हम इस दौरे की सराहना करते हैं और फ्री एंड फेयर इंडो पैसिफिक और ओपन इंडो पैसिफिक में भारत के इस मुद्दे के साथ, जज्बे के साथ क्वाड में हम कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा भी घबराने की जरूरत नहीं है। जी 1998 में जब परमाणु परीक्षण हम लोगों ने किया था, वाजपेयी जी की सरकार ने किया था, तो सिर्फ अमेरिका ही नहीं, पूरे पाश्चात्य मुल्कों ने भारत के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे, वो इससे भी ज्यादा कड़े थे। लेकिन हमने जी उसका बखूबी सामना किया और हमारी अर्थव्यवस्था बड़े आराम से चली। बल्कि कुछ साल पहले जब पूरा अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन से भी जूझ रहा था, उस समय भी कई लोगों ने बोला कि अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी, नौकरियां चली जाएंगी। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था पर मुझे लगता है कि जूं तक नहीं रहेंगी, कुछ भी फर्क जी नहीं पड़ा। और आज जी जब भारत चौथी अर्थव्यवस्था है, जल्दी ही तीसरी बन जाएगा, तो मुझे लगता है आज कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। भारत का एफटीए ब्रिटेन के साथ हो चुका है, यूरोपियन यूनियन के साथ हम चर्चा में हैं और कल ही ग्रीस ने भारत के लोगों को गोल्डन वीजा देने की बात कही है, जिसके माध्यम से हमारे स्टूडेंट वहां पढ़ने जा सकते हैं, नौकरी करने जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि भारत की विदेश नीति बड़ी अच्छी चल रही है। अमेरिका के दबाव में आने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और कुछ जी ही महीनों की बात है, मैं कुछ समय पहले जी बोल रहा था कि साल 2 साल बाद अमेरिका हाथ जोड़ के खुद वापस आएगा, लेकिन मुझे लगता है कुछ महीने में ही ये सारे टैरिफ विड्रॉ हो जाएंगे और भारत
एक विश्व बंधु और विश्व नेता के रूप में जल्दी उभर के सामने आएगा। जी। ठीक बात। विश्व बंधु तो हम हैं ही। ये दुनिया ने कोविड के दौर में देखा है। आपने जिस 98 की बात की, तब हमारी अर्थव्यवस्था 10वें पायदान से भी नीचे थी। तब हम उसको झेल गए। आज हम चौथे तीसरे नंबर पर हैं, तो इसको भी झेल जाएंगे। 2008 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी को भी हम झेल गए। हमने कोविड को भी झेला। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसकी रेजिलियंस तो समझ में आती है अमित जी, और उसका रेजिलियंस है कि हम एक तो घरेलू बाजार पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, और हमारे यहाँ जो खुदरा बाजार है, जो कृषक वर्ग है, जो मछुआरे हैं, उसको हम लोगों ने पूरी तरह बर्बाद नहीं किया है। हाँ, अमेरिका की तरह उनको संरक्षण भी प्रदान नहीं किया है। अमेरिका जिस तरह अपनी खेती को भयंकर तौर पर संरक्षित करता है सब्सिडी के द्वारा, कानूनों के जरिए, वैसा भी हमने नहीं किया है। लेकिन कुल मिलाकर ये अर्थशास्त्र की बात है। आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से थोड़ा घरेलू पॉलिटिक्स में लाता हूँ। आज अखिलेश यादव ने एक बड़ा लंबा चौड़ा पोस्ट किया है। अब उन्होंने तो किया नहीं होगा, वो किसी उनके चेले चपाटे ने या हमारी जैसी कलमों ने किया होगा, जो उनके लिए भी काम करते होंगे। लेकिन उन्होंने उसमें चिंता जताई कि भारतीय व्यापारियों की दशा बहुत खराब होने वाली है, उत्तर प्रदेश में ये हो जाएगा, और सरकार को तत्काल इनको वही समाजवादी राग संरक्षण प्रदान कीजिए, सब्सिडी दीजिए साहब, वगैरह वगैरह। इधर राहुल गांधी एक नया मोर्चा खोलकर आज बिहार में दरभंगा पहुंचे हैं। वो लगातार वोट चोरी अलापे जा रहे हैं। कई बार बांग्लादेश का रेफरेंस वो लोग दे चुके हैं। ये आर्थिक मामला अगर इससे व्यापारी वर्ग भड़का, कई नौकरियां तो जाएंगी ही, प्रभाव तो पड़ेगा। देखिए 1% ही सही, लेकिन प्रभाव तो पड़ेगा। ये अमेरिका और हमारा व्यापार 20% है। जीडीपी में भले वो 2% दिखता है, जीडीपी का मात्र 2% है, लेकिन कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। कुछ नौकरियां जाएंगी, कुछ ले ऑफ होंगे, सामान महंगे होंगे तो प्रोडक्शन कम होगा, ये तमाम चीजें होंगी। ठीक है, हो सकता है हमारे गारमेंट्स की डिमांड कम हो जाए, हीरो की इंडस्ट्री पर फर्क पड़ेगा, फार्मा पर पड़ेगा, बहुतेरी चीजों पर पड़ेगा, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स पर फर्क पड़ेगा। लेकिन इनको मुद्दा बनाकर राहुल गांधी वाले मुद्दे से जोड़ते हुए अगर देश में अनरेस्ट फैला तो मोदी जी वह क्या करेंगे? भाई विदेश नीति की तो सब सराहना करते हैं, 20-21 देशों से आप हाईएस्ट ऑनर ले चुके हैं। देश में ऐसे तत्व क्यों बेकाबू घूम रहे हैं? अगर आप इसका जवाब देना चाहें, इस पर बात करना चाहें तो करेंगे, वरना फिर मैं कोई दूसरा सवाल पूछूंगा नहीं, अंतरराष्ट्रीय नहीं, आपने स्तर। बड़ा अच्छा सवाल पूछा क्योंकि देखिए जो विपक्ष है वो विपक्ष का काम करेगा ही। क्योंकि मेरा मानना ये है कि इसके पीछे कोरी राजनीति है और अगर व्यापारियों के माध्यम से देखा जाए और आप न्यूज़ भी पढ़े कि कल से जब इम्पोज़ हुए टैरिफ तो अमेरिका ने ये साफ बोला कि ऐसा माल जो कि लादा जा चुका है और अमेरिका के लिए निकल गया है, उस पर ये टैरिफ व्यवस्था लागू नहीं होगी, भले ही वो 10 दिन बाद पहुँचे। उसके बाद जो होगा उस पे वो टैरिफ लागू होगा। तो व्यापारी वर्ग जो मुझे लगता है वो भी अपने हित साध कर चलता है, चाहे वो भारत का व्यापारी हो या अमेरिका का व्यापारी हो। तो जब ये टैरिफ लगेगा, लगेगा, लगेगा करके घोषणाएँ हो रही थी, ढिंढोरा पीटा जा रहा था, तो व्यापारी वर्गों ने अमेरिका में जो भारत से सामान मँगाते हैं, उन्होंने अपनी जो खपत है उसको ध्यान में रखते हुए 6-6 महीने का माल एक्स्ट्रा मँगाया है। और हमारे व्यापारियों ने भी भेजा है। तो मुझे लगता है उन्होंने एक बफर स्टॉक तैयार करके रख लिया है कि 6 महीने में फ़िज़ा बदलेगी और फिर ऑर्डर आएँगे। मैं भी वही बोल रहा हूँ 6 महीने वाली बात। तो बहुत ज़्यादा ख़ास फ़र्क होगा नहीं क्योंकि 6 महीने की जो कमी है वो अभी भी बना के रखेंगे और ये व्यापारी अल्टरनेटिव और स्थानों को भी देखते हैं जो मैंने आपको बोला कि कई और मुल्कों के साथ हमारे व्यापारिक संबंध हैं, वहाँ डिमांड बढ़ रही है क्योंकि कुछ व्यापारी यूरोप में बैठकर भारत से माल लेकर अमेरिका में देंगे। तो जो टैरिफ वाली बात है, ले दे के अमेरिका के ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, भारत के ऊपर ख़ास नहीं पड़ेगा। जो हमारा विपक्ष है, वो पिछले 10 साल से लोगों को डराता हुआ, धमकाता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन जनता भी अब सयानी हो गई है। जनता को भी पता है
कि जैसे ही टैरिफ के की धमकियों से अगर मोदी सरकार अमेरिका की बात मान लेगी, तो इनकी राजनीति दूसरी होगी। बोलेंगे देखा, ये स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को इन्होंने ताक पे चढ़ा दिया, ये लोग गुलाम हो गए, अमेरिका के कदमों में बैठ गए। ऑपरेशन सिंदूर में जो अचानक सीज फायर हुआ, वो अमेरिका के कहने पे ही हुआ था। ये सांप और छुछुंदर की लड़ाई है, लेकिन मुझे लगता है कि मोदी जी जिस तरह से अपनी चालें चल रहे हैं, उसके माध्यम से विपक्ष को ना तो उगलते हुए बन रहा है, ना निगलते हुए बन रहा है। तो जी जनता ये सारी चीजें भली प्रकार से जानती है, व्यापारी वर्ग सजग है, पहले से ज्यादा उनके पास अपॉर्चुनिटीज हैं। ई कॉमर्स ने पूरा दुनिया में डंका बजाया हुआ है। तो मुझे लगता है कि एक रास्ता बंद होता है तो व्यापारी 10 और रास्ते खोज निकालते खोल हैं। लेता है। इसलिए व्यापार बंद नहीं होने वाला, नौकरियों पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, और ले दे के अमेरिका में ही भारत के सामान की कीमत जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगी और अमेरिकी जनता को महंगाई का सामना करना पड़ेगा। रशिया से ऑयल लेना हम बंद नहीं करेंगे, वो चलता रहेगा कि उसके माध्यम से भारत में इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं रुका हुआ है। पिछले 3 साल से तो हम खुद ही देख रहे हैं, दिल्ली में पेट्रोल 94 रुपए से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रहा है। तो उसी जी के माध्यम से यानी अच्छी खासी अर्थव्यवस्था पर शिकंजा कसा हुआ है, और जो महंगाई दर है वो नीचे जा रही है। जी दर्शकों देखिए, एक बात को समझने की जरूरत है। आप तन के खड़े होते हैं ना, तो ये जो गोरे हैं, इनके दिमाग में एक व्हाइट मेंस बर्डन है। ये फितूर है कि ये पूरी दुनिया को साक्षर करने निकले हैं। और जो हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि यूरोप को अब इस धारणा से निकलना चाहिए कि यूरोप की समस्या पूरे विश्व की समस्या है, नहीं है। हमारी समस्या अलग है और हम अपनी समस्या को डील करेंगे। और इनके दोगलेपन की तो इंतहा है। जिस रशिया से, रूस से तेल लेने हमें मना कर रहे हैं भाई लोगों ने, पुतिन ने तो खुलासा कर दिया कि 40% व्यापार बढ़ा है खुद अमेरिका के साथ। यूरोपियन यूनियन गैस ले रही है, तो क्या गैस में मतलब पवित्रता आ गई है और तेल अपवित्र हो गया है? तो ये गोरे जो हैं, इनको लगता है कि 500 वर्ष पहले, वरना उसके पहले तो इनके पूर्वज जंगलों में घुमा करते थे, तो ये 500 वर्ष पहले ही अचानक से एक दिन खुदा मियाँ उठे और उन्होंने दुनिया बनाई। और उसके बाद ये जब नहाना धोना सीखे, 200 साल पहले तक तो ये नहाते भी नहीं थे, वर्साय के राजमहल में गंध आती थी। तो जब नहाना धोना सीखा इन्होंने, तो अब ये पूरी दुनिया को सभ्य बनाने चले हैं, उसी को लूट कर। एशिया को, अफ्रीका को, बेसिकली लुटेरों और डकैतों की जमात है। लेकिन इसके बावजूद प्रश्न वही बचता है, भारत में असर तो पड़ेगा, इस बात से अमित जी आप कितना भी इनकार कर लें। उसकी परसेंटेज आप भाई नेग्लिजिबल होगी, नगण्य होगी, होगी, ठीक है मान लिया, लेकिन कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। अगर 100 नौकरियां भी जाती हैं तो जाएंगी, उतना तो होगा। लेकिन हमारा मकसद डराने का नहीं है देवियों और सज्जनों, हम केवल आपको आगाह कर रहे हैं कि कुछ प्रभाव पड़ेगा। और यह आपदा में अवसर है। अगर भारतीय ठान लें कि हमें इनको भगाना है, खदेड़ना है, तो ऐसा नहीं है। आप ही के इंजीनियर बाहर जाके गूगल के लिए काम करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम करते हैं, और आपको आज तक साइबर कुली ही कहा जाता है। सपेरों के देश से यह देश साइबर कुली के देश में बदला है। लेकिन आपका सम्मान जो आपको चाहिए, क्योंकि आप यूट्यूब से लेके गूगल तक सब तो भारतीय ही चला रहे हैं, सीईओ शीर्ष पर वही है। लेकिन भारत को सोचना होगा, जगना होगा। अमित जी आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स संक्षेप में अगर आप कुछ कहना चाहें तो प्लीज। देखिए, मैं बिल्कुल यही बोलना चाहूँगा कि विदेश नीति के माध्यम से कि भारत को अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को फ्रेंचाइज़ करना चाहिए, और वो कर भी रहा है, क्योंकि म किसी के दबाव में आकर राष्ट्रीय हितों को साधा नहीं जा सकता है। हम अपने राष्ट्रीय हितों को लेके सजग हैं, और मुझे लगता है अगर हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, तो वो सिर्फ भारत के लिए नहीं, विश्व शांति के लिए भी अच्छा होगा। अमेरिका को चाहिए कि वो सबको साथ लेकर चले। ये जो कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी है, ये पुरानी हो चुकी है। अब आपको स्टिक छोड़ना पड़ेगा और मान मनौवल के साथ सबको साथ लेकर चलना होगा, क्योंकि ये एक अंतर्निर्भर
इंटरडिपेंडेंस वाला वर्ल्ड है। आप अ, अ, अकेले विश्व राजनीति को नहीं हाँक सकते हैं और ना ही इसकी अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर सकते हैं। आप सबको साथ लेके चलेंगे तो ही अच्छा होगा। सबको साथ लेकर भारत ही चल सकता है, और भारत की फिलॉसफी वसुधैव कुटुंबकम की है, तो उसी से ही आगे का जो मार्ग है वो प्रशस्त होगा। जी, आपने जो एक बात बड़ी अच्छी कही कि भाई अमेरिका को भूलना होगा कि वह इस दुनिया का चौधरी है। अब आपकी चौधराहट गई, दुनिया में कई सारे केंद्र बन रहे हैं, चीन उधर बन रहा है, भारत इधर है, और सबसे बड़ी बात ग्लोबल साउथ के देशों ने भारत के नेतृत्व में, भारत में वह आस्था जताई है, और भारत ने भी समय समय पर वह भूमिका निभाई है जिसकी वजह से ट्रंप को मुंह की खानी ही पड़ेगी। देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी पर आप जिस तरह का स्नेह और प्रेम बरसा रहे हैं, प्लीज उसे कंटिन्यू रखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को भी बताइए ताकि इस तरह की बातें जब हम करें तो ये बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। अभी फिलहाल एक छोटा सा विराम लेंगे, फिर हाजिर होंगे किसी और नए विषय के साथ। अमित जी से आप कुछ खास सवाल अगर पूछना चाहें तो प्लीज क्वेश्चन ड्रॉप करें उनसे। अगर आप चाहते हैं कि किसी खास विषय पर हम इनसे बात करें, उसके लिए भी आप हमसे जवाब दे सकते, हमें बता सकते हैं। और तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय सिया राम। नमस्कार।